दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि बदले की भावना से उठाया गया कदम किसी के लिए बेहतर नहीं होता है। पर कभी कभी इंसान अपने क्रोध में इस प्रकार से अंधा हो जाता है कि उसे अच्छे और बुरे का होश ही नहीं रहता है, और जब तक वो होश में आता है तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है, जिसकी वजह से उसकी खुद की ज़िंदगी तो बर्बाद होती है, उसके साथ साथ और भी न जाने कितने लोगों की ज़िंदगियाँ तबाह हो जाती है। आज की भी कहानी में सेम कुछ ऐसी होता है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, ये घटना है भारत की राजधानी दिल्ली शहर की। दिल्ली का एक इलाका पड़ता है पंजाबी बाग, और इसी पंजाबी बाग का एक थाना पड़ता है मादीपुर। बात कर रहा हूँ मैं 4 अगस्त की सुबह के करीब 8 बजे के आसपास। दरअसल इसी मादीपुर थाने में एक व्यक्ति पहुंचता है और पुलिस वालों से कहता है कि साहब, मेरा नाम राशिद खान है और मैं इसी मादीपुर इलाके का रहने वाला हूं। दरअसल एक मेरा छोटा भाई है जिसका नाम है महताब खान। महताब जिसकी उम्र है लगभग 28 साल, जो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता है। दरअसल मेरा छोटा भाई महताब, जो कल सुबह 10 बजे के आसपास घर से अपने काम पर निकला था, लेकिन उसके बाद से अभी तक घर वापस नहीं आया है। और जब हम उसके नंबर पे कॉल कर रहे हैं तो उसका नंबर भी स्विच ऑफ बता रहा है। राशिद जब ये सारी बातें पुलिस को बताता है, उसके बाद से पुलिस राशिद के ही तहरीर पे महताब खान की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर लेती है। और जब रिपोर्ट दर्ज हो जाती है, उसके बाद से पुलिस महताब खान को ढूंढना शुरू कर देती है। पुलिस अपनी थोड़ी सी कोशिश करती है। महताब के बारे में जब कहीं कुछ पता नहीं चलता है, उसके बाद से पुलिस भी महताब को ढूंढना बंद कर देती है। और फिर उसके बाद से यूं ही समय गुजरने लगता है और धीरे धीरे लगभग 1 महीने का समय गुजर जाता है। जब 1 महीने का समय गुजर जाता है, तब जाकर के राशिद को लगता है कि दरअसल मादीपुर थाने की पुलिस अपना काम सही तरीके से नहीं कर रही है। इसीलिए 1 महीने के बाद 13 सितंबर को पंजाबी बाग के एसएसपी हरिचरण सिंह से जाकर के मुलाकात करता है और सारी कहानी बताते हुए मादीपुर थाने की शिकायत भी कर देता है। दरअसल राशिद एसएसपी साहब से कहता है कि मादीपुर की पुलिस अपना काम सही तरीके से नहीं कर रही है, इसलिए अभी तक मेरा भाई नहीं मिला है। प्लीज़ आप मेरी मदद कीजिए। राशिद जब सारी कहानी एसएसपी साहब से बताता है, उसके बाद से एसएसपी साहब 13 सितंबर को ही मादीपुर थाने में कॉल करते हैं और तब जाकर के 13 सितंबर को मादीपुर थाने में महताब खान के अपहरण का मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। अपहरण की जब मुकदमा दर्ज हो जाती है, उसके बाद से पुलिस अब महताब खान को ढूंढने के लिए सबसे पहले उसके मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल्स निकालती है। डिटेल्स को जब चेक करती है तो मालूम चलता है कि 3 अगस्त को सुबह के करीब 10 बजे के आसपास जब महताब अपने घर से निकला था, उसके बाद से करीब 11 बजे के आसपास उसके नंबर पे कॉल आया था और आखिरी बार उसी नंबर से कॉल आया था। उसके बाद से महताब का मोबाइल स्विच ऑफ हो चुका था। हालांकि पुलिस जब कॉल डिटेल्स को चेक करती है तो मालूम चलता है कि महताब उस नंबर पे पिछले कई दिनों से लगातार घंटों देर बातचीत करते आ रहा था। पुलिस जब उस नंबर का डिटेल्स निकालती है तो मालूम चलता है कि वो नंबर किसी ताहिर खान के नाम पर रजिस्टर्ड है, जो बिहार प्रदेश का रहने वाला है। लेकिन पुलिस जब ताहिर खान के डॉक्यूमेंट्स को चेक करती है तो मालूम चलता है कि वो डॉक्यूमेंट्स फर्जी था। लेकिन सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात ये थी कि वो नंबर मात्र 15 से 20 दिन पहले ही एक्टिवेट हुआ था। पुलिस अब ये पता लगाने की कोशिश करती है कि जिस मोबाइल में वो नंबर चल रहा था, वो नंबर इस्तेमाल करने से पहले उस मोबाइल में पहला कौन सा नंबर चल रहा था। हालांकि पुलिस जब पिछले नंबर के बारे में खोजबीन करना शुरू करती है, आखिरकार वो मोबाइल नंबर पुलिस को मिल जाता है। पुलिस जब उस नंबर का डिटेल्स निकालती है तो मालूम चलता है कि वो नंबर किसी आसिफ खान के नाम पर रजिस्टर्ड है। आसिफ जिसकी उम्र है लगभग 35 साल, जो अजीराबाद गांव का रहने वाला है। पुलिस को जब आसिफ की डिटेल्स मिल जाती है, उसके बाद से पुलिस आसिफ से पूछताछ करने से पहले राशिद से जाकर के मुलाकात करती है और उससे सवाल करती है कि क्या तुम वजीराबाद गांव के रहने वाला किसी आसिफ खान को जानते हो। इधर राशिद खान जब आसिफ का नाम सुनता है तो सुनने के बाद एकदम से चौंक जाता है और उसके बाद से पुलिस के सामने पूरी कहानी खोल करके रख देता है।
दरअसल राशिद पुलिस वालों से कहता है कि साहब आसिफ जो मेरा एक दूर का रिश्तेदार है, करीब 3 साल पहले आसिफ भी इसी मादीपुर गांव के मेरे ही पड़ोस में रहता था। दरअसल मेरा एक चचेरा भाई है जिसका नाम है साने आलम। साने आलम की एक बहन है जिसका नाम है मुमताज़। दरअसल मुमताज़ का आसिफ के भतीजे रईस खान के साथ में प्रेम प्रसंग शुरू हो चुका था और एक दिन रईस मुमताज़ को लेकर घर से भाग गया और भागने के बाद दोनों ने निकाह भी कर लिया। और जब इसकी शिकायत हम लोग लेकर के आसिफ के पास गए तो उल्टा आसिफ हमसे ही लड़ बैठा। उसके ठीक 15-20 दिन के बाद आसिफ भी अपने यहाँ से मकान बेचने के बाद वजीराबाद गांव में चला गया और वहीं पे अपना मकान खरीदने के बाद वहीं पर ही प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करने लगा। राशिद जब ये सारी कहानी पुलिस को बताता है तो इसे सुनने के बाद पुलिस को भी लगता है कि शायद इसी दुश्मनी की वजह से कहीं आसिफ ने महताब को गायब तो नहीं कर दिया है। इसीलिए 14 सितंबर को पुलिस अपनी टीम के साथ वजीराबाद गांव में जाती है और वहां से आसिफ को गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस जब आसिफ से महताब के बारे में पूछताछ करती है तो पहले तो आसिफ इधर उधर की बात करता है, लेकिन पुलिस जब उसके सामने सारी डिटेल्स रख करके पूछताछ करती है तो आखिरकार आसिफ अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है और पुलिस वालों से कहता है कि साहब महताब अब इस दुनिया में नहीं है, दरअसल हमने उसकी हत्या कर दिया है। लेकिन आसिफ जब इस हत्या की पूरी कहानी बताता है तो वाकई में इसे सुनने के बाद हर किसी के शरीर के रोंगटे खड़े कर जाता है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है घटना से ठीक लगभग 3 साल पहले, जब आसिफ का चचेरा भाई रईस खान साने आलम की बहन मुमताज़ को लेकर के भाग जाता है। जब दोनों ही घर से फरार हो जाते हैं उसके बाद से साने आलम राशिद और मुमताज़ को लेकर के जब आसिफ के पास शिकायत करने के लिए जाता है तो उल्टा आसिफ इन तीनों से लड़ बैठता है, जिसकी वजह से ये तीनों मिलकर के आसिफ की पूरी तरीके से पिटाई कर देते हैं। चूँकि आसिफ भी इसी मादीपुर कॉलोनी में पिछले कई सालों से रह रहा था, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर रहा था, इसलिए इलाके में उसका भी अच्छा खासा नाम था। लेकिन गली के बीचों बीच जब ये तीनों मिलकर के आसिफ की बुरी तरीके से पिटाई कर देते हैं उसके बाद से आसिफ को भी अपनी काफ़ी बेइज्जती महसूस होती है। इसीलिए ठीक 15 से 20 दिन के बाद मादीपुर का अपना मकान बेच देता है और फिर वजीराबाद गांव में जाने के बाद अपना मकान खरीद लेता है और फिर वहीं पर रह करके प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करने लगता है। वजीराबाद में जब जा करके रहने लगता है तो पड़ोस के ही रहने वाले 2 लड़कों से आसिफ की दोस्ती भी हो जाती है, जिसमें से एक का नाम है साजिद और दूसरे का नाम है शाहरुख। इन दोनों से जब आसिफ की दोस्ती हो जाती है उसके बाद से इन दोनों के साथ जहाँ तहाँ घूमता ही नहीं है, बल्कि साथ ही बैठ करके शराब भी पीने लगता है। और जब भी शराब पीता है, जब नशे में हो जाता है, आखिरकार आसिफ को अपनी वो बेइज्जती महसूस होने लगती है और नशे के हालत में ही दोनों से कहता है कि एक ना एक दिन मैं राशिद और महताब से बदला ज़रूर लूँगा। लेकिन आसिफ को कभी सही मौका मिलता ही नहीं है और धीरे धीरे यूँ ही समय गुजरने लगता है। चूँकि एक दिन आसिफ जब रात्रि के करीब 9 बजे के आसपास कार से जब अपने घर वापस आ रहा था तो इसी वजीराबाद पुल के पास गंग नहर के घाट पर एक महिला जो गुमसुम बैठी हुई थी, जिसकी उम्र लगभग 28 से 30 साल के आसपास थी। दरअसल उस वक्त पुल पे कोई व्यक्ति भी मौजूद नहीं था। आसिफ जब उस अकेली महिला को देखता है, अपनी गाड़ी रोक देता है और ये सोचने लगता है कि जा कर के उस महिला से बात करे या फिर नहीं। दरअसल काफ़ी देर तक आसिफ वहीं पे खड़े होकर के इंतज़ार करता है और वो महिला भी जो एकटक एकदम से पानी की तरफ देखे जा रही थी। आखिरकार थोड़ी देर के बाद आसिफ अपनी हिम्मत जुटा करके उस महिला के पास जाता है और जा करके सवाल करता है कि मुझे नहीं मालूम है कि आप कौन हो, लेकिन देखने से लग रहा है कि आप काफ़ी उदास हो। अगर आपके पास कोई परेशानी है तो आप मुझे बता सकती हैं, हो सकता है कि मैं आपकी कोई मदद कर सकूं। आसिफ जैसे ही ये सारी बातें उस महिला से कहता है, इसे सुनने के बाद वो महिला रोने लगती है और रोते हुए आसिफ को जवाब देती है कि दरअसल मेरा नाम शाहीन परवीन है, ऑलरेडी शादीशुदा हूँ और मेरे 2 बच्चे भी हैं, लेकिन मेरे पति की 3 साल पहले ही मौत हो चुकी है। पति के मौत के बाद से मैं अपने दोनों बच्चों की बड़ी मुश्किल से परवरिश कर रही थी, लेकिन अब स्थिति ये हो चुकी है कि मैं उन्हें वक्त पे खाना भी नहीं दे पा रही हूँ। इसीलिए मैं अपने दोनों बच्चों को एक रिश्तेदार के पास छोड़ करके आई हूँ ताकि इस पानी में
अपनी जीवन लीला समाप्त कर लूं। शाहीन जब अपनी पूरी कहानी आसिफ से बताती है, उसके बाद से आसिफ शाहीन को अपनी कार में बिठा लेता है और सीधे अपने घर पे लेकर आ जाता है। रात्रि के करीब 10 बजे के आसपास आसिफ जब शाहीन को लेकर अपने घर पे आता है और जब आसिफ की पत्नी उस महिला को देखती है तो उस महिला के बारे में अपने पति से पूछती है। इस पे आसिफ भी शाहीन की पूरी कहानी अपनी पत्नी को बता देता है। दरअसल शाहीन जो भरतपुरा इलाके की रहने वाली है। जब सारी कहानी बता देता है उसके बाद से आसिफ की पत्नी भी शाहीन की बेहतर तरीके से एहतराम करती है और खाना खिलाती है। जब शाहीन खाना खा लेती है उसके बाद से आसिफ की पत्नी कहती है कि शाहीन को ले जा कर के उसके घर पे छोड़ आओ। उसके बाद से आसिफ उसी रात को शाहीन को लेकर के भरतपुरा उसके घर पे छोड़ आता है और साथ ही साथ कुछ पैसे भी दे देता है। दरअसल आसिफ शाहीन पे यूं ही मेहरबान नहीं होता है, बल्कि जब उसकी खूबसूरती देखता है तो खूबसूरती देखने के बाद शाहीन पे फिदा हो जाता है। उसके बाद से अब शाहीन के नज़दीक जाने के लिए आसिफ अक्सर उसके घर पे जाने लगता है और जब भी जाता है उसकी तरह तरह की मदद करने लगता है, जिसकी वजह से शाहीन भी अब आसिफ के एहसानों तले दब जाती है। और जब कई बार मुलाकात हो जाती है उसके बाद से आसिफ और शाहीन के बीच में प्रेम प्रसंग ही नहीं शुरू होता है, बल्कि दोनों के बीच में अवैध संबंध भी बन जाता है। और एक बार जब ये सिलसिला शुरू होता है उसके बाद से आसिफ अब शाहीन से मुलाकात करने के लिए बार बार उसके घर पे जाने लगता है। लेकिन भरतपुरा के जिस मकान में शाहीन रहती है वहाँ पे आसिफ को मिलने में काफ़ी परेशानी होती है। इसीलिए आसिफ अब शाहीन का वहाँ से मकान खाली करवा देता है और शास्त्री पार्क कॉलोनी में एक किराए का कमरा दिलवा देता है और उसके सारे खर्चे भी उठाने लगता है। समय बेहतर तरीके से तो गुजरता है, लेकिन जैसे ही कुछ महीनों का समय गुजरता है आखिरकार एक दिन आसिफ को फिर से अपनी पुरानी दुश्मनी याद आ जाती है। दरअसल आसिफ को समझ में नहीं आता है कि राशिद और महताब को वो अपने पास बुलाए कैसे। तभी आसिफ के दिमाग में शाहीन आ जाती है। दरअसल आसिफ के दिमाग में एक आइडिया क्रिएट होता है और जा कर के शाहीन से मुलाकात करता है और साथ ही साथ शाहीन से कहता है कि क्या तुम मेरा एक काम कर सकती हो। इस पे शाहीन भी आगे पीछे कुछ भी नहीं सोचती है और उसे जवाब देते हुए कहती है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। उसके बाद से आसिफ अपनी सारी बात शाहीन को बताने के बाद उसे एक सिम फर्जी आईडी कार्ड पे खरीद करके अपने ही मोबाइल में डाल करके शाहीन को दे देता है और कहता है कि तुम कैसे भी करके महताब को अपने प्रेम जाल में फंसाओ। साथ ही साथ महताब का नंबर भी शाहीन को दे देता है। उसके बाद से उसी मोबाइल से शाहीन जब एक दिन सुबह के करीब 11 बजे के आसपास महताब के नंबर पर फ़ोन करती है तो महताब भी उस वक्त खाली बैठा हुआ था। महताब जब पहली बार शाहीन से बातचीत करता है तो कहीं ना कहीं महताब को भी शाहीन की बातें पसंद आ जाती है, जिसकी वजह से अब महताब बार बार शाहीन के नंबर पर फ़ोन करने लगता है और फिर दोनों के बीच में बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है। जब 10 दिन का समय गुजरता है आखिरकार एक दिन महताब शाहीन से मिलने के लिए कहता है। शाहीन भी इसके लिए तैयार हो जाती है और फिर उसे मिलने के लिए पंजाबी बाग मेट्रो स्टेशन पर बुलाती है। वादे के मुताबिक महताब जब पंजाबी बाग मेट्रो स्टेशन पर जाता है वहाँ पे शाहीन से मुलाकात होती है और जब महताब पहली बार शाहीन को देखता है तो शाहीन की खूबसूरती देख पहली नज़र में उसका दीवाना हो जाता है। उसके बाद से शाहीन को लेकर के एक होटल में जाता है। दोनों खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद वापस अपने अपने घर चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही 5 दिन का और समय गुजरता है दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं कि आखिरकार शाहीन और महताब के बीच में भी सारी नज़दीकियाँ ख़त्म हो जाती है और इन दोनों के बीच संबंध भी बन जाता है। शाहीन का जब महताब के साथ में भी संबंध बन जाता है उसके बाद से शाहीन को पूरा यकीन हो जाता है कि अब महताब उसके काबू में आ चुका है। शाहीन को जब पूरा यकीन हो जाता है एक दिन आसिफ जब शाहीन से मुलाकात करने के लिए जाता है तो शाहीन आसिफ को जवाब देते हुए कहती है कि बताओ आगे क्या करना है, क्योंकि महताब जो पूरी तरीके से मेरे काबू में आ चुका है। जब दावे के साथ कहती है तो आसिफ भी उसे जवाब देते हुए कहता है कि मैं कल तुम्हें बताऊंगा। उसके बाद से आसिफ अपने घर पे आ जाता है और घर पे आने के बाद एक प्लान बनाता है और अपने इस प्लान में अपने दोनों दोस्त जाहिद और शाहरुख को भी शामिल कर लेता है
और जब अपना पूरा प्लान बना लेता है, इसी प्लान के तहत फिर से शाहीन के नंबर पर फ़ोन करता है और शाहीन से कहता है कि 3 अगस्त को दोपहर के करीब 12 बजे के आसपास आफ्ताब को इसी शास्त्री पार्क मेट्रो स्टेशन पर बुलाओ मिलने के लिए। जब वो मिलने के लिए आएगा, मैं वहीं पे गाड़ी लेकर के इंतज़ार करूँगा और फिर मैं उसे वहाँ से उठा लूँगा। होता भी बिल्कुल वैसे ही है। 3 अगस्त की सुबह के करीब 10 बजे के आसपास शाहीन जब महताब के नंबर पर फ़ोन करती है और जब मिलने के लिए कहती है, महताब भी उससे मिलने के लिए तैयार हो जाता है। इसीलिए शाहीन महताब को शास्त्री पार्क मेट्रो स्टेशन पर बुलाती है। इससे पहले कि महताब शास्त्री पार्क मेट्रो स्टेशन पर पहुंच पाता, इधर शाहिद अपने दोनों दोस्तों को लेकर के अपनी गाड़ी के साथ मेट्रो स्टेशन के बाहर ही खड़े होकर के महताब का इंतज़ार करने लगता है। करीब 12 बजे के आसपास महताब जब मेट्रो स्टेशन पर पहुंचता है, इधर शाहीन जो फ़ोन से उसे कांटेक्ट कर रखी थी, फ़ोन पे ही बातचीत करते हुए उसे आसिफ के गाड़ी तक बुलाती है। चूँकि अगले सीट पे आसिफ बैठा हुआ था और पिछली सीट पे उसके दोनों दोस्त बैठे हुए थे। महताब आसिफ के कार के पास जैसे ही पहुंचता है, उसके दोनों दोस्त दरवाज़ा खोल करके महताब को गाड़ी के अंदर खींच लेते हैं और साथ ही साथ महताब के ऊपर रिवॉल्वर तान देते हैं, जिसकी वजह से महताब भी डर जाता है और अपना मुंह नहीं खोल पाता है। उसके बाद से आसिफ शाहीन से उसका मोबाइल भी ले लेता है और गाड़ी वहाँ से मेरठ रोड के लिए रवाना कर देता है। शहर से जब बाहर निकलते हैं, उसके बाद से बीच रास्ते में आसिफ अपनी गाड़ी को रोक देता है और आकर के पिछली सीट पे बैठ जाता है। उसके बाद से जाहिद गाड़ी चलाने लगता है। जब पिछली सीट पे बैठ जाता है, उसके बाद से आसिफ और शाहरुख दोनों मिलकर के पिछली ही सीट पे महताब की बुरी तरीके से पिटाई करने लगते हैं और पिटाई करने के बाद गाड़ी में जो अपने प्लान के तहत रस्सी लेकर के आए थे, उसी रस्सी को महताब के गले में लपेटकर तब तक जोर से खींचते हैं जब तक महताब की सांसें नहीं रुक जाती है। महताब की जब मौत हो जाती है, उसके बाद से महताब की डेड बॉडी को जो अपने प्लान के तहत गाड़ी के अंदर ही बोरी लेकर के आए थे, उसी बोरी में पैक कर देते हैं और फिर उसी रस्सी से उसका मुंह भी बांध देते हैं। और जब उसकी डेड बॉडी को लेकर के खतौली के पास गंग नहर के पास पहुंचते हैं, तो उसी गंग नहर में महताब की डेड बॉडी को फेंक देते हैं। वहीं पे महताब का मोबाइल भी स्विच ऑफ कर देते हैं। साथ ही साथ शाहीन का भी मोबाइल स्विच ऑफ करने के बाद दोनों ही मोबाइल उसी गंग नहर में फेंक देते हैं और वहाँ से वापस अपने घर चले आते हैं। वाकई में आसिफ जब ये पूरी कहानी पुलिस को बताता है, तो उसके बाद से पुलिस आसिफ के ही तहरीर पर उसके दोनों दोस्त जाहिद और शाहरुख, इन दोनों के साथ साथ शाहीन को भी गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस जब इन सबको गिरफ्तार कर लेती है, उसके बाद से इनके बताए हुए जगह पे इन सबको लेकर के गंग नहर के पास जाती है और उस गंग नहर के अंदर महताब की डेड बॉडी को ढूंढने की अपनी तमाम कोशिश करती है। पुलिस अपनी पूरी कोशिश तो कर लेती है, लेकिन बावजूद इसके महताब की डेड बॉडी पुलिस को बरामद नहीं हो पाती है। इसीलिए पुलिस इन सबको जिला अदालत में पेश करती है, जहाँ से इन सबको जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। जाते जाते मैं आपको बता दूं कि कुछ मेरे व्यूअर्स हैं जो रोज़ाना मेरे इस वीडियो को देखते ही नहीं हैं, बल्कि अपना कीमती समय निकाल कर मुझे अपना प्यार भी देते हैं। जिनमें से एक का नाम है नईम कादरी। नईम कादरी जो मुंबई शहर के रहने वाले हैं। दूसरे मेरे व्यूअर हैं जयपाल सिंह देसवाल। जयपाल सिंह देसवाल जो झज्जर हरियाणा प्रदेश के रहने वाले हैं। तीसरे मेरे व्यूअर हैं मोहम्मद कयाम अंसारी। मोहम्मद कयाम अंसारी जो वैसे झज्जर बिहार प्रदेश के रहने वाले हैं, लेकिन चेन्नई शहर में रह करके नौकरी करते हैं और वहीं से मेरी इस वीडियो को देखते हैं। चौथे मेरे व्यूअर हैं नईम अहमद। नईम अहमद जो बिजनौर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। लास्ट मेरे व्यूअर हैं छगन दास। छगन दास जो खरना बांध जिला पाली राजस्थान प्रदेश के रहने वाले हैं। मैं आप तमाम व्यूअर्स को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। कल फिर मिलते हैं एक और नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।